हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिज्म के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले चार्ज पर लगने वाले फोर्स, उसके मोशन और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करूंगा। शुरू करते हैं। अगर आपका कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मान लीजिए आपका कोई स्पेस का रीजन है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से शो करते हैं। कैपिटल बी वेक्टर इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, Q इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद सम वेलोसिटी v वेक्टर। मान लीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। इट इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस सिचुएशन में किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को लोरेंज, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एक्सप्रेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू लोरेंज, द मैग्नेटिक फोर्स acting on a charged particle moving in a uniform magnetic field is given by F equal to QVB sin थीटा। ये चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसलिए आपको चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। ओनली मैग्नीट्यूड। ओके। अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, F मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। ओके। अब याद कीजिए आपकी बेसिक वेक्टर अलजेब्रा से वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड, वो होता है AB साइन थीटा। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इससे, तो ये AB साइन थीटा वाला वर्क कर रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, the force acting on a charged particle in uniform magnetic field is given by Q times a vector equal to Q times V vector cross B vector, which is the magnetic force vector in the magnetic field acting on a charged particle। अब क्योंकि ये ध्यान रखना पे यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको इसका साइन भी देना है। टेक साइन ऑल्सो, टेक साइन ऑल्सो। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको उसका साइन नहीं लेना, यहाँ पे आपको साइन लेना है। ओके। अब इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर होता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ना लगे, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सो वी वांट इफ F इक्वल टू 0, दैट इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, देन QVB साइन थीटा शुड बी 0। F की वैल्यू ये है। अब देखिए, या तो Q0 होगा, मीन्स पार्टिकल चार्ज लेस हो, मीन्स इधर Q इक्वल टू 0 या V0 होना चाहिए, V इक्वल टू 0। B 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दोगे तो फिर फोर्स की बात होगी ही नहीं, तो बी जीरो नहीं हो सकता। या फिर साइन थीटा जीरो हो, ओके, साइन थीटा जीरो हो, साइन थीटा जीरो का मतलब है यानी थीटा 0 डिग्री या 1 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री या साइन 1 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो ये 3 केस पॉसिबल है। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ये है कि क्यू इक्वल 0 मीन्स आपका पार्टिकल के न्यूट्रल पार्टिकल। अगर आपका कोई न्यूट्रल पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन शो करती है कि चार्ज एट रेस्ट मतलब पार्टिकल के पास अगर चार्ज भी हो पर अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। एंड द थर्ड कंडीशन, इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंडीशन which means the velocity vector and the magnetic field vector should be in the same direction, means जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। इट मीन्स पार्टिकल मूव्स अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं कि जब किसी पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 हो। अब एक चीज़ पॉसिबल है कि अगर जो आपका पार्टिकल है वो ऐसे रिजन में एंट्री करे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दोनों हों, उसमें किसी वेलोसिटी वी वेक्टर से एंट्री करता है, तब उस समय उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? तो वो भी सिंपल है। इन दिस केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एफ वेक्टर, ओके, इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है वो और इलेक्ट्रिक फोर्स उनका वेक्टर एडिशन वो होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है वो है Q टाइम्स V क्रॉस B, जो मैंने ऊपर लिखा है, एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इट इज़ Q टाइम्स E वेक्टर, ओके। आप Q को कॉमन ले सकते हो, सो इट विल बी Q टाइम्स V क्रॉस B प्लस E वेक्टर, इट इज़ द नेट फोर्स acting on a charged particle moving in a uniform electric field and magnetic field simultaneously in a same region of space, okay। इस तरह से आप लॉरेंज फोर्स एक्सप्रेशन की हेल्प से किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंट्री करता है तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होगी, मोशन क्या होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास स्पेस में कोई रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ये क्रॉस का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड जा रही है इसके पेपर के, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर जगह। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम, और उसकी वैल्यू है बी वेक्टर फॉर्म में। आपका कोई चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में परपेंडिकुलरली एंट्री करता है, परपेंडिकुलर एंट्री, ओके। और मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये चार्ज Q और इसने एंट्री करी V वेक्टर, ओके, इस तरह से एंट्री करता है। तो इसका मोशन कैसा होगा वो हमें बताना है।
तो देखिए पीछे हमने जो एक्सप्रेशन देखा था F इक्वल टू Q टाइम्स B क्रॉस B, ये शो कर रहा है कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उसके डायरेक्शन में होगा। आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। फील्ड ऐसे जाए अंदर, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ये या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन पॉसिबल है। अब उसको फाइंड कर सकते हैं आप यूजिंग राइट हैंड रूल, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से या राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट उसकी हेल्प से बता सकते हो। मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर फैमिलियर ना हो तो मैं बता देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, और मान लीजिए इस तरह से दिस वे, ये आपका थंब है, मान लीजिए ये आपकी इंडेक्स फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। ओके, तो अगर आप इस तरह से रखें, इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो B वेक्टर और मिडिल फिंगर करंट डायरेक्शन में I, तो जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। इट इज़ दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। पर ध्यान रखना ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर हों। अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो अप्लाई कीजिए इसको। तो मैं करता हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड, मान लीजिए आपका जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, ऐसे मैं जूम कर लेता हूँ, चार्ज आपका पॉजिटिव Q। ओके, तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है तो इनसाइड, और क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, तो चार्ज जो होगा अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सो ऐसे में थंब है वो इस डायरेक्शन में शो करेगा, इस तरह से। ओके, फील्ड इनसाइड और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा। सो ऐसे में जो फोर्स लग रहा होगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स वो अपवर्ड एक्ट करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस तरह से एक्ट करेगा अपवर्ड। तो होगा क्या, चार्ज हो जा रहा था आगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ऊपर पुश करेगा, सो जो उसका मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में V वेक्टर, और फील्ड साइड इनसाइड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। अगर अप्लाई करते हैं फील्ड इनसाइड, करंट ऐसे में, तो फोर्स इस साइड मूव करेगा लेफ्ट साइड। सो इस पॉइंट पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F वेक्टर, और क्योंकि चार्ज पहले ऊपर जा रहा था और फोर्स लग रहा है इधर,
तो उसको टर्न कर देगा और जो मोशन होगा वो ऐसा जाएगा पाथ इसका। इसी तरह से इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और फोर्स होगा इधर एफ वेक्टर। ओके, और जब पार्टिकल टर्न होकर यहाँ पे आएगा ड्यू टू फोर्स, देन द वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन but the force will be in this direction, so the particle will retrace the path and follow this circular path. So if a charged particle enters in a uniform magnetic field perpendicularly, then it will follow a circular trajectory. It is the circular path. Okay, the path that is followed by and the charged particle in uniform magnetic field. अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंट्री ना करे तब क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं, उस केस को भी। मान लीजिए इस पेज के किसी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है बी वेक्टर, और कोई चार्ज पार्टिकल सम चार्ज पार्टिकल क्यू इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, बट परपेंडिकुलर ना करके किसी एंगल पे एंट्री कर रहा है बी वेक्टर। जो एंगल है वो थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में। तो उस समय इसका मोशन कैसा होगा? तो देखिए, आप वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट कंपोनेंट जो फील्ड के लॉन्ग होगा, इट विल बी वी कॉस थीटा, और जो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा एक वो कंपोनेंट वो होगा वी साइन थीटा। आप वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो यूजिंग योर वेक्टर अलजेब्रा। जो वी कॉस थीटा है, क्योंकि वो फील्ड के लॉन्ग है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जैसे मैंने पीछे बताया अभी आपको। और जो कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो ऐसे में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो ट्राई करेगा इसको सर्कुलर पाथ देने की। ओके, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ट्राई टू फॉर्म ए सर्कुलर पाथ, वेयर एज द कंपोनेंट along the magnetic field will try to move undeviated. So the resultant motion will be something look like this. Let me draw it with a different pen, different sketch. Yeah. ये इसको अब ऊपर मूव करेगा और ये आगे जाएगा। सो जो पाथ होगा वो कैसा होगा? लाइक दिस। ओके, इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। सो जी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री ना करके किसी एंगल पे एंट्री करता है तो उसका पाथ हेलिकल होता है। और हेलिकल पाथ में आपको दिख रहा है कि दो कंसेक्यूटिव सर्कल्स हैं, सर्कुलर पाथ जैसा कुछ। तो इनके बीच जो होती है डिफरेंस, इसे बोलते हैं पिच। इट इज़ कॉल्ड पिच। ओके, अब जो सर्कुलर पाथ हैं इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, उससे हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज रेडियस। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल्स एंड हेलिकल पाथ, सो द बेसिक पैरामीटर इज रेडियस ऑफ द पाथ। मैं एक कॉमन वो करता हूँ डेरिवेशन, जिसमें आपका सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ दोनों कंबाइन हो जाए, मैं उसको प्रेफर करूँगा। तो देखिए, जो पार्टिकल एंट्री कर रहा है उस पर एक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी होगा अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री करे। ओके, बट अगर परपेंडिकुलर एंट्री नहीं करता है तो जो कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर वो रोल प्ले करेगा मैग्नेटिक फोर्स में, सेम इट एज वी परपेंडिकुलर। ओके, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में,
सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए किसी भी पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है. सो द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा mv² अपॉन r. यहाँ पर वी कैसा है, परपेंडिकुलर, बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण ही फॉर्म हो पाएगा. सो इट इज़ वी परपेंडिकुलर. ओके, आप इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे इस पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी. सो आप इसको करते रीअरेंज कर सकोगे तो आर यहाँ पे जाएगा इनटू में. सो आर इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qb. ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे q का आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड. सो इट इज़ दी रेडियस ऑफ द पाथ. अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है सो इट इज सिंपली v, और अगर किसी एंगल पे एंट्री करेगा तो ये v sin थीटा. v परपेंडिकुलर इज v sin थीटा. ओके, so this is the first parameter. Now second, it is the time period. So the next parameter is time period. टाइम पीरियड होता है किसी सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं. सो टाइम पीरियड कैपिटल T इज दी टाइम टेकन टू कंप्लीट द कंप्लीट साइकिल. सो time is distance over speed. So it is distance, means distance traveled in one cycle. Distance traveled in one cycle over velocity. Okay, magnitude of velocity. It is the definition of time period. In one cycle, the distance traveled is simply 2 pi r over velocity. Velocity is v perpendicular, because only perpendicular velocity plays a role in the circular path or periodic path. So you have to write v perpendicular. Now what was the value of r? The value of r was mv perpendicular upon qb. So put this value mv perpendicular upon qb, and there is v perpendicular also. So v perpendicular, these two will cancel each other. So it is simply t equal to 2 pi m upon qb. It is the time period of the rotation of this revolution. Now next, if you have the time period, then you can also find the frequency of revolution. Frequency. So frequency nu is 1 over time period, means it is the reciprocal of time period, which simply means nu equal to qb over 2 pi m. So the frequency will be simply this. It is the frequency of revolution. Moreover, if you have helical path, in helical path you have one other parameter called pitch. Okay, the difference between two consecutive circular paths, it is the pitch. So pitch, see that pitch is formed along the magnetic field. Okay, pitch will be formed along the magnetic field. So you have to take component along of the velocity along the magnetic field. So pitch is simply distance. Pitch equal to distance equal to speed into time, because there is no force in the
direction along the magnetic field, so you can simply use that definition, speed into time. So speed along the field is simply v cos theta or v parallel, velocity parallel to the magnetic field, into time taken. So if particle starts from here, it will go there. If you combine these 2 points, they will overlap. If you merge, if you compress them, so it is just like the time taken to complete a circle. So it is simply time period into t. So v parallel is simply v cos theta, okay, from the geometry or from the diagram. V parallel is simply v cos theta. Okay, put the value of v parallel and t. So v parallel is v cos theta into t. Value of t was 2 pi m upon qb into 2 pi m upon qb. If you want to write it in more formal manner, then you can write it as 2 pi mv cos theta upon qb. This is the pitch of the helical path. Okay, it is only for helical path. Okay, now you should note that the time period and the frequency don't depend on the velocity of the projection. They simply depend on the mass of the particle, charge of the particle, and the magnetic field intensity. So it is a great benefit for us. We can use this for our convenience. So there is a device based on this fact named cyclotron. Cyclotron is simply made on the fact that the time period of revolution and the frequency of revolution don't depend on the velocity of projection, so they remain same throughout the motion. Okay, so we will use this principle in cyclotron that I will discuss in next video.